मसीही का तमाम ये संबोधि माल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9 और दिन की सबसे जरूरी खबरों को समेटे तैयार है मनी सेंट्रल। खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए, उन्हें समझने के लिए, समझाने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। खबरों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ऑन द शो। तो आज चर्चा के जो मुद्दे हैं उनमें सबसे पहले है डिफॉल्ट की कगार पर पहुंचा रूस। अमेरिका में महंगाई दर 4 दशक की ऊंचाई पर। लो, आ गए महंगे कर्ज के दिन। कंपनियों को बेचने के लिए सरकार ने बनाई कंपनी। डेटा प्रोटेक्शन बिल पर होगी मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। और चलते चलते क्यों परेशान है सीमेंट कंपनियां। 4 राज्यों में भाजपा ने वापसी की, एक राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार आई। चुनाव नतीजों के बाद आपके दिमाग में सबसे पहला, सबसे बड़ा सवाल इस समय क्या है? शायद यही कि क्या सरकार निजीकरण के मुद्दे पर वापस लौटेगी। आज हम भी मनी सेंट्रल में इस विषय को विस्तार से अंशुमान जी से समझेंगे कि आगे क्या सरकार निजीकरण के मुद्दे पर वापस लौटेगी। लेकिन उससे पहले देखते हैं रूस का हाल क्या है। यूक्रेन के साथ छिड़े युद्ध में रूस भी आर्थिक तौर पर लहूलुहान हो रहा है। जी हां, अमेरिका और यूरोपीय देश ने जो रूस पर प्रतिबंध लगाए थे उससे वहां की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। रूस के प्रवक्ता का कल बयान आया था, उन्होंने उसमें यह बात बोली। बातें अब यहां तक हो रही हैं कि रूस कर्ज अदायगी में डिफॉल्ट कर जाएगा। रूस के ऊपर लगभग $2 अरब का ऐसा बॉन्ड लोन है जो 4 अप्रैल को मैच्योर हो रहा है। मैच्योर मतलब कि उस दिन रूस को ब्याज तो देना ही है और संग संग जो बॉन्ड की राशि जुटाई थी उसको भी वापस करनी है। सर, क्या मतलब है इस डिफॉल्ट का? कैसे देश डिफॉल्ट कैसे हो जाता है? शुभम, सॉवरेन डिफॉल्ट नए नहीं है दुनिया में। वो देश जो दुनिया के बाजारों से कर्ज लेते हैं अपने बॉन्ड के बदले और उनकी अपनी साख के बदले कर्ज लेते हैं और अगर उसे नहीं चुका पाते तो उसे डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। जो लोग मनी सेंट्रल को देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि हमने करीब 1 हफ्ते पहले ये बताया था कि रूस की रेटिंग डाउनग्रेड शुरू हो गई है। पहले रूस की रेटिंग डाउनग्रेड को जंग पर लाया गया और उसके बाद एजेंसियों ने, दुनिया भर की एजेंसियों ने इस बात की चेतावनी देनी शुरू की कि रूस अपने बॉन्ड पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो सकता है। रूस का डिफ़ॉल्ट होना शुभम दुनिया के लिए बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि 1917 की बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद से रूस कभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ अपने लोन पेमेंट में। उसकी वजह यह है कि रूस कमोडिटी रिलेटेड इकोनॉमी है जिसको बहुत मजबूत माना जाता है स्थायी तौर पर, और इसीलिए रूस को पूरी दुनिया के बाजार कर्ज देने के लिए तैयार रहते हैं। जिसके पास तेल है, जिसके पास गैस है, जिसके पास एल्युमिनियम है, जिसके पास स्टील है, उसे कौन कर्ज नहीं देगा नेचुरल रिसोर्सेज से पे बैठे हुए देश को। लेकिन ये हुआ इसलिए है क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम से रूस को बाहर कर दिया गया है और इसलिए अब रूस के पास उसके अपने विदेशी मुद्रा भंडार में उसका एक्सेस खत्म हो गया है और रूस अपने साथ बेलारूस को भी ले डूबेगा। वर्ल्ड बैंक ने कल रात में एक चेतावनी जारी की है जिसके मुताबिक रूस और बेलारूस दोनों करीब $40 बिलियन के डेट के डिफॉल्ट के करीब खड़े हुए हैं। यानी $40 बिलियन का कर्ज अगर उन्होंने मार्च के आखिरी हफ्ते तक नहीं चुकाया तो हम दुनिया की में शायद पहली बार किसी नेचुरल रिसोर्स ड्रिवन इकोनॉमी का बॉन्ड मार्केट में डिफॉल्ट देखेंगे और इस डिफॉल्ट के असर गहरे होंगे। हालांकि इन असर पर हम पहले भी मनी सेंट्रल में चर्चा कर चुके हैं कि रूस को कर्ज देने वाले प्रमुख बैंक इटली, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के हैं। उन्होंने इसकी तैयारी अपने स्तर पर कर रखी है, लेकिन वो डिफॉल्ट टेरिटरी में चले गए हैं और फिच ने ट्यूसडे को इस डिफ़ॉल्ट की चेतावनी आने से पहले ही फिच ने ट्यूसडे को मंगलवार को रूस की रेटिंग जंक कैटेगरी से नीचे लाकर डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में कर दी थी। अब हमारी निगाह इस बात पर रहेगी कि सोमवार को अगले सप्ताह रूस के डिफ़ॉल्ट पर में हमारे पास बाजार से क्या अपडेट आते हैं। बिल्कुल, और 4 तारीख का ये अपडेट जो भी होगा मनी सेंट्रल के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। सर, दूसरी बात जो चल रही है रूस में, वो चल रही है इन्फ्लेशन को लेकर। इन्फ्लेशन वहां बड़ी चुनौती बनने वाली है, बड़ी घटना बनने वाली है। वहां क्या अपडेट है? चुनौती नहीं शुभम, रूस की में इन्फ्लेशन लगभग 7-8 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। रूस में इन्फ्लेशन की दर जो अभी दर्ज की गई है फरवरी के बाद मार्च में, वो 10.42% है। और रूस में फिर वही हम पलट कर देखते हैं, कमोडिटी ड्रिवन इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन आमतौर पर हमेशा कम रहती है, क्योंकि दुनिया जिन चीज़ों से महंगाई झेलती है उन चीज़ों को वो देश पैदा करते हैं या उन चीज़ों से निकलती। तो जो कमोडिटी ड्रिवन इकोनॉमी है, जहाँ कमोडिटीज़ हैं जिनके जरिए आप दुनिया के बाजारों में तेजी देखते हैं, वो वहाँ आमतौर पर सस्ती रहती। रूस में 2014 के बाद से जब क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया था और प्रतिबंधों का पहला चरण आया था, उसके बाद से 2 वजहों से इन्फ्लेशन आना शुरू हुई। एक तो रूबल की कमजोरी थी और दूसरा रूस की अपनी आर्थिक गतिविधियों में मंदी और गिरावट आई थी। लेकिन अब
यूक्रेन पर हमले के बाद, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर होने के बाद और कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस के लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है। रूस के लोगों के लिए 10%, 11% की इन्फ्लेशन, 10.42% की इन्फ्लेशन दर्ज की गई है और ये लगातार बढ़ना शुरू हो गई थी जनवरी से। उनकी जिंदगी में मुश्किल होती जा रही है क्योंकि इंपोर्ट्स नहीं अवेलेबल हैं, विदेशी मुद्रा नहीं अवेलेबल है, तो जो चीज़ें रूस आयात करके मंगाता है वो बाजार में उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनके प्राइसेस बढ़ना लाजिमी है, उनके प्राइसेस बढ़ना स्वाभाविक है। रूबल की कमजोरी ने, रूबल की गिरावट ने, जो कि $117 के आसपास है, रूबल पिछले 3 साल में $60-70 से 117 पर पहुंच गया है। ये एक और बड़ी वजह है जिसके कारण हमें रूस की महंगाई बढ़ी हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है जो शुरुआत में आपने कहा कि रूस के वित्त मंत्री को एक कहना पड़ा कि पूरी दुनिया ने रूस की इकोनॉमी को गहरे संकट में फंसा दिया है। एक मेजर इकोनॉमिक शॉक रूस फेस कर रहा है। बिल्कुल, गलती भले किसी की हो, ये किसी की जिद हो, किसी का अपना मामला हो, लेकिन अब इससे ये बिल्कुल तय है कि रूस की बड़ी जनता इस चुनौती को झेलेगी, इस समस्या को झेलेगी। चलिए अब दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं, अटलांटिक के इधर चलते हैं और अमेरिका पहुंचते हैं। सर, अमेरिका में सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की अगले हफ्ते ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर बैठक है। ये उम्मीद है, पूरी ये संभावना पूरी प्रबल है कि ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं क्योंकि महंगाई वहां 40 साल के उच्चतम स्तर पर है। क्या लगता है आपको, कितनी ब्याज दर बढ़ सकती है सर? महंगाई का आंकड़ा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को, अमेरिका की ट्रेजरी को, अमेरिका के वित्त मंत्री को और फेडरल रिजर्व को इसलिए परेशान कर रहा है शुभम कि महंगाई का यह आंकड़ा पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से पहले का है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी थी उसका का असर या जो उसका ऑयल शॉक है वो अमेरिका के बाजार में या गैस स्टेशंस पर, अगर हम कहें जहां पेट्रोल पंप्स को गैस स्टेशंस कहते हैं, वहां अभी दिखाई देना है। उससे पहले अमेरिका में महंगाई की दर 40 साल के रिकॉर्ड स्तर पर है और इसलिए पिछले 2 दिनों से लगातार अमेरिका के बाजार में इस बात की चर्चा है कि अगले हफ्ते जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है वहां ब्याज दर में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है और अब जल्दी और होगा क्योंकि इसके आने वाले जो आंकड़े हैं वो शायद महंगाई को और बढ़ा हुआ दिखाएंगे। जब कच्चे तेल की कीमत उसमें रिफ्लेक्ट होने लगेगी या दिखाई देने लगेगी। 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी तत्काल आ सकती है अमेरिका में ब्याज दरों में और शुभम एक पूरी पीढ़ी के लिए, पूरी जनरेशन के लिए अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना बिल्कुल नई घटना होगी क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया जब अमेरिका ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं देखी, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं देखी। इस साल 3 के आसपास बढ़ोतरी की जा सकती है अमेरिका में ब्याज दर में। अमेरिका में एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिस पर दुनिया भर की निगाहें और जिसके आधार पर यह लग रहा है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी आएगी, वो अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड है जो 2 से 2.5% के आसपास है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड का मतलब 10 साल के बॉन्ड पर जो बाजार में कर्ज की दर है वो दरअसल ये बताती है कि लॉन्ग टर्म में ब्याज की दर किसी बाजार में क्या होगी। वो चाहे अमेरिका का बाजार हो, चाहे वो चाइना हो या वो भारत हो या यूरोप हो, सब जगह भविष्य के ब्याज को समझने के लिए किसी उस देश के 10 साल के बॉन्ड की ब्याज दर से ही हमें समझ पाते हैं कि आने वाले समय में क्या बढ़ोतरी होगी। ये बात अमेरिका में फेडरल रिजर्व और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि 2% की बॉन्ड यील्ड ये बता रही है कि मॉर्टगेजेस, जो सबसे बड़ा हिस्सा है अमेरिकन इकोनॉमी का, जहां सबसे ज़्यादा आम लोग कर्ज लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के कर्ज या बाकी कर्ज हैं, उनकी दरों में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। तो अगले सप्ताह दुनिया की निगाह, आर्थिक दुनिया की निगाह रूस और उसके संकट के बाद इस पर भी रहेगी कि फेडरल रिजर्व कितनी बढ़ोतरी करता है और आगे का डायरेक्शन क्या देता है। सर, महंगाई तो यूरोप में भी चुनौती बनी हुई है और ब्याज दरें अगर अमेरिका में बढ़नी शुरू हो रही हैं तो क्या यूरोप पे भी इसका असर दिखेगा? यहाँ भी ब्याज दरें, कर्ज महंगा होगा? यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी अनाउंस किया है, जो लंदन की फाइनेंशियल मार्केट से खबरें हमारे पास है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी ये कहा है कि वो जो अपना एसेट परचेज प्रोग्राम है या जो मॉनेटाइजेशन या जो मॉनेटरी फ्लो का प्रोग्राम है उसे समय से पहले वाइंड अप करने की कोशिश करेगा। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अलावा जो दुनिया के यूरोप के जो बैंक यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं और उससे अलग हैं, वहाँ ब्याज दरें पहले से बढ़ने लगी हैं। अच्छा, यूरोप की समस्या शुभम और ज़्यादा गहरी है। यूरोप में महंगाई और ज़्यादा है और यूरोप एक बड़े ऑयल शॉक को झेलने की तैयारी कर रहा है। हमने देखा कि पिछले साल रूस यूक्रेन का संघर्ष शुरू होने से पहले ही 2021 में वहाँ नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ चुकी थी, वहाँ ऑयल की कीमतें बढ़ चुकी थी, वहाँ शॉर्टेजेस के कारण
कारण, लेबर शॉर्टेज के कारण, डिसरप्शंस के कारण कीमतें बढ़ी हुई थी। तो वहाँ तो 5.5 पूरे यूरोपियन जोन में औसत महंगाई की दर 6% के आसपास पहुँच रही है। तो पूरी दुनिया के देश मुझे लगता है, केवल यूरोप ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं या सेंट्रल बैंकर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि फेड रिजर्व अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे और उसके बाद फिर वो उसे फॉलो करते हुए उसी के साथ उसी रेल में सवार हों और उसमें बढ़ोतरी करें। ऐसा इसलिए अमेरिका की तरफ देखा जाता है ब्याज दरों में बढ़ोतरी से, क्योंकि अमेरिका दुनिया में पूंजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अमेरिका दुनिया में पूंजी का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। तो अमेरिका में अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी तो फिर दुनिया के हर बैंकों में बढ़ोतरी होगी। तो अगला सप्ताह, मतलब इस साल के इस वित्त वर्ष के, भारत में इस वित्त वर्ष के लिए के आखिरी 2 सप्ताह या मार्च के आखिरी 2 सप्ताह इन खबरों से भरपूर रहने वाले हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू हो रही है और उसका दौर अगले 15 दिन में कई अलग अलग देशों से निकलकर सामने आ सकता है। सर, भारत का रिजर्व बैंक इस ट्रेन के कौन से डब्बे में कितना पीछे है? मतलब हमारे भी ये देर सवेर तो आना ही है, ब्याज दरें महंगा होना। और दूसरा मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जो शेयर बाजार में बिकवाली है, जो FIIs जा रहे हैं, क्या उसके भी तार यहीं से जुड़े हैं? भारत का रिजर्व बैंक है तो इसी ट्रेन में सवार, लेकिन वो बहुत पीछे के डिब्बे में बैठा हुआ। अभी रिजर्व बैंक ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया कि ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी करेगा, पर रिजर्व बैंक का इंतजार नहीं कर रहे हैं लोग। बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। मनी सेंट्रल में चर्चा कर चुके हैं कि करीब 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर्ज दरों में आ चुकी है। राज्यों को जो कर्ज मिलता है उसके की ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। बॉन्ड यील्ड को हम आईना या बॉन्ड यील्ड को हम इंडेक्स मान सकते हैं, जहां इस बात के पूरे संकेत हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। अगर LIC का IPO इस साल नहीं आया और सरकारों के बारोइंग और केंद्र सरकार के घाटे का गणित बिगड़ा तो और ज़्यादा दबाव रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक इस दुविधा में है क्योंकि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण, महंगाई के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में जो रिकवरी दिखाई दे रही थी उसके टूटने और वापस थम जाने की का डर है। इसलिए रिजर्व बैंक को शायद कुछ और लंबे समय तक सस्ता कर्ज देना पड़ेगा। दुविधा वही है कि महंगाई को बढ़ने दिया जाए और कर्ज को सस्ता रखा जाए, या कर्ज को महंगा करके महंगाई को रोका जाए और थोड़े समय के लिए ग्रोथ को अपने परिस्थिति में चलने दिया जाए। पर भारतीय रिजर्व बैंक की तुलना में जो विश्व के बैंक हैं अमेरिका या यूरोप के बैंक हैं, उनका नजरिया बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है कि महंगाई रोकना उनके लिए सबसे पहली वरीयता है, उनकी प्राथमिकता है कि वो महंगाई रोकें। तो जब वहाँ से बढ़ोतरी शुरू होगी तो हमें भारत में रिजर्व बैंक की प्रतिक्रियाएं भी सुनने को मिलेंगी। हाँ, भारत के शेयर बाजारों में अगला हफ्ता सबसे कीमती होने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का असर, मतलब ये जिसका डर था वही होने वाला है। हालांकि शुभम, बाजार उस बढ़ोतरी को डिस्काउंट कर चुके हैं काफ़ी हद तक। बाजारों में उसका माहौल बन चुका, शौक नहीं है, सरप्राइज नहीं। उन्हें पता है कि बढ़ोतरी होने वाली है, 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके बाद बढ़ने के बाद विदेशी निवेशकों के नज़रिए में और बदलाव आएगा। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से काफ़ी पैसा पिछले 19 बिलियन डॉलर के आसपास अक्टूबर से अभी तक निकाल चुके हैं। तो उनकी बिकवाली में और बढ़ोतरी होने की संभावना है अगले सप्ताह में। जब अमेरिका से ब्याज दरों में बढ़ोतरी आएगी तो अगले सप्ताह स्टॉक मार्केट की दृष्टि से भी, बॉन्ड मार्केट की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और हमारी हर अपडेट पर, हर छोटे बड़े अपडेट पर, चाहे वो अमेरिका से हो, यूरोप से हो या हमारे अपने देश का हो, नज़र बनी रहेगी और आप तक वो खबर पहुंचती रहेगी। आगे बढ़ते हैं और आज दिन की सबसे अहम खबर की ओर चर्चा शुरू करते हैं। अब आज की सबसे अहम खबर पर चर्चा शुरू करते हैं। 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो गए। 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना भी तय है। 4 राज्यों में बनी मजबूत सरकार के बाद ये बहस तेज हो गई है, क्या प्रचंड बहुमत के बाद केंद्र सरकार निजीकरण के एजेंडे पर वापस लौटेगी? सर, क्या निजीकरण की जो फाइलें थी दोबारा से निकालकर उनकी झाड़ फूक शुरू हो सकती है? क्योंकि हमने देखा कृषि बिल के बाद आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी का रिफॉर्म था या बैंकों का प्राइवेटाइजेशन था, ये सब एकदम पीछे हट गए थे। शुभम, 9 मार्च को जब उत्तर प्रदेश में वोटों की गिनती की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और नतीजे आने वाले थे 4 राज्यों के चुनाव के, उस समय 9 मार्च को प्रधानमंत्री ने एसेट मॉनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को संबोधित किया था, दुनिया भर के निवेशकों को, जिसमें हेज फंड थे, जिसमें सॉवरेन वेल्थ फंड थे, जिसमें निवेशक थे। और वहाँ से ये पहला संकेत मिला था कि सरकार निजीकरण से पीछे नहीं हटेगी, निजीकरण आगे लेकर जाएगी, पर निजीकरण का तरीका बदल जाएगा। वो जो तरीका जिसे हम पिछले साल बजट में देखते थे उसमें बड़ा बदलाव होगा। प्रधानमंत्री ने उस वेबिनार में जो सरकार का NMP है, करीब 88,000 करोड़ के आसपास का जो लक्ष्य इस बार रखा गया था, जो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन है, उसे अनवेल किया था और ये बताया था कि
किस तरह से सरकार एक पूरे सिस्टम और स्ट्रक्चर को तैयार कर रही है, ऐसी संस्थाएं, ऐसी व्यवस्थाएं बना रही है जिससे कि सरकारी संपत्तियों की बिक्री या उनका निजीकरण बहुत तेज रफ्तार से आगे हो सके। वहां से हमें संकेत मिला था कि अभी तक जो हम सोच रहे थे या जानकारी हमारे पास थी, वो निजीकरण उस रूप में वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि अगर आप निजीकरण को बैंकों के निजीकरण के दृष्टि से देख रहे हैं तो वो तो बिल नहीं आया। अगर आप इंश्योरेंस के निजीकरण के दौर से देख रहे हैं तो वहां भी कानूनी बदलाव नहीं हुए। कंपनियों के निजीकरण के बजाय सरकार एसेट्स के निजीकरण की तरफ जा रही है, और जिसे ब्राउनफील्ड एसेट मॉनेटाइजेशन कहा जा रहा है, जो ये शब्द चर्चा में आएगा थोड़े समय में। यानी भारत के पब्लिक सेक्टर कंपनियों के पास, सरकारी विभागों के पास जो ज़मीनें, जो संपत्तियां हैं, उनकी बिक्री शुरू की जाएगी। और यही बात प्रधानमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बताई थी उस कॉन्फ्रेंस में, और उसकी तैयारी अब शायद तेजी से शुरू हो गई, क्योंकि राजनीतिक रूप से सरकार के अंदर जो भी दुविधा थी वो इस चुनाव नतीजों के बाद खत्म हो गई है। इसमें बैंकों का निजीकरण शामिल होगा, बीमा कंपनियों का निजीकरण शामिल होगा, सरकारी कंपनियों को निजी हाथ में देने की तैयारी होगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है, पर निजीकरण की वापसी जरूर होगी, ऐसा होता दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे एक और बड़ा फैसला जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो सर फिर कौन सा रास्ता अपनाएगी सरकार? अगर मान लीजिए आपने कहा इन पर वापसी होगी नहीं होगी ये तय नहीं है, तो किस रास्ते से आएंगे अब ये निजीकरण? ये रास्ता है ब्राउनफील्ड एसेट मॉनेटाइजेशन का, जिसमें सरकारी कंपनियों की संपत्तियों की बिक्री की जाएगी। और कैबिनेट ने एक दिन पहले शुभम एक सरकारी कंपनी बनाने की घोषणा की है, जो सरकारी कंपनियों की संपत्तियों को बेचेगी। वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है जो सरकारी संपत्तियों की बिक्री करेगी, क्योंकि ये मोनेटाइजेशन का जो प्रोग्राम है उसको पूरा करने के लिए इसकी बड़ी ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री की इस बैठक के बाद नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के बीच इस एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई। कंपनी क्यों बनाएगी? क्योंकि कंपनी बनाने से ही वो व्यवस्था बन सकती है जहां एक बड़ी कंपनी सारे पीएसयूज के लैंड्स को एक साथ लाकर उन्हें पॉकेट में बनाकर बेचेगी। अब जो हमारे पास आंकड़े हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले हैं। सरकार ने एक लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है, GLIS उसको बोलते हैं, जहां सारे पीएसयूज या सरकारी कंपनियां अपने पास उपलब्ध लैंड का डेटा स्टोर करते हैं। वो GIS अब काम करने लगा। मैं जब GIS को देखने की कोशिश कर रहा था, 13 लाख करीब जो आंकड़ा हमारे पास है उसके हिसाब से मैं GIS में देखने का 13,550 स्क्वायर मीटर जमीन सरकार के पास है, जिसका आकार लगभग दिल्ली के आकार का 9 गुना है। यानी दिल्ली का जितना क्षेत्रफल है उससे 9 गुनी ज़्यादा ज़मीन सरकारी कंपनियों और सरकारी विभागों के पास है, जो ज़मीन इस नई कंपनी के जरिए बेचने के लिए जाएगी। तो सरकार सडनली भारत के रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़ी सप्लायर बनकर सामने आ रही है, जहां ज़मीनें एकदम बेचने के लिए लाई जाएंगी। इसका डेटा यह बताता है कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी ज़मीनों का सबसे बड़ा स्टॉक रेलवेज़ के पास है, जिस पर हम आगे भी बात करेंगे कि रेलवेज के पास है। दूसरा जो बड़ा स्टॉक है जमीनों का, लैंड पार्सल का, वो कोल के पास है, कोल इंडिया के पास है, इनके पास माइंस हैं। तीसरा बड़ा स्टॉक पावर के पास है, क्योंकि उनके पास पावर प्लांट्स हैं और ह्यूज लैंड वो रखते हैं। इसके बाद फिर हैवी इलेक्ट्रिकल्स कंपनियां हैं जो PSEs, डिपार्टमेंट ऑफ PSEs के पास हैं, और फिर उसके बाद स्टील और एग्रीकल्चर और छोटे और होम अफेयर्स, और उसके बाद नीचे डिफेंस भी आता है। ये निजीकरण का सबसे बदला हुआ और नया चेहरा है, जो शायद चुनाव की सारी चिल्लपों में, शोर शराबे में, बहसों में हमारे निगाह से उतर गया होगा, या हमने इसे ध्यान नहीं दिया। इस ग्राफिक में आप देखें कि सरकार का जो पूरा प्लान है, इस प्लान में ये जो ढांचा दिखाया गया, इसमें करीब 27% का नेशनल मोनेटाइजेशन वो रोड से आएगा। रोड्स अब हर मंत्रालय से कहा गया है कि वो ये प्लान और लैंड्स की सेल एक साथ चलेंगी। इस प्लान में हर मंत्रालय से कहा गया है कि वो अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार करे और इन्हें सेल के लिए सामने लाए। इस कंपनी को बनाया जाना अपने आप में एक बड़ी पहल है। कितनी लैंड आगे बिक पाएगी ये हमें बाद में पता चलेगा, पर सरकार ने तय कर लिया है कि वो इन कंपनियों के लैंड को बेचकर पैसा उठाएगी। उसकी वजह यह है कि इस साल सरकारी राजकोषीय घाटे पर दबाव और ज़्यादा पिछले साल से ज़्यादा होने वाला है। तो सर कंपनी ये काम कैसे करेगी, मतलब, और दूसरा हमारे पुराने तजुर्बे कैसे हैं अगर इस तरीके की कंपनियों को लेकर देखे जाए, क्योंकि सरकार पहले भी ऐसे प्रयास कर चुकी है? सबसे ज़्यादा प्रयास किया गया रेलवे में, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि रेलवे के पास सबसे बड़ा हिस्सा है। रेलवे ने करीब 31,063
लैंड पार्सल्स बनाए थे। लैंड पार्सल्स का मतलब है कि ज़मीनों के छोटे छोटे हिस्से को एक पार्सल में बदला गया और ऐसा करीब 2929 स्क्वायर किलोमीटर के पार्सल्स बनाए थे जिन्हें सेल करने के लिए सामने लाया गया था। शुभम यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि सरकार ने रेलवे की ज़मीन बेचने के लिए रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई थी, जिसका काम रेलवे की ज़मीनों को बेचना है, क्योंकि रेलवे के सबसे ज़्यादा ज़मीन है। हालांकि वो प्रक्रिया अभी तक बहुत परवान नहीं चढ़ी, उसे बहुत ज़्यादा ग्राहक नहीं मिले। पिछले बजट में सरकार ने 1800 करोड़ रुपए का, रेल बजट में 1800 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था इससे रिकवरी के लिए। ज़्यादा पैसा नहीं आया, रेलवे की ज़मीनों को बहुत ज़्यादा ग्राहक नहीं मिले। इसकी शायद दो वजह हैं। एक तो ये रेलवे की ज़मीनें काफ़ी लिटिगेशन में फंसी हुई हैं, बहुत बड़ा हिस्सा रेलवे की ज़मीनों का मुकदमों में, CAG की रिपोर्ट्स में इस पर विस्तार से जानकारी दी जाती रही। और दूसरा, शायद बाजार में इतनी एपेटाइट नहीं थी, बाजार में इतना पैसा नहीं था कि इन ज़मीनों को लिया जा सके। ये जो कंपनी है ये लैंड पार्सल्स क्रिएट करेगी अलग अलग जगह पर, क्योंकि ज़मीनें पूरे देश में बिखरी हुई हैं, और फिर उन्हें डेवलपर्स को, उन्हें पार्क बनाने वालों को, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वालों को, उन्हें वेयर हाउस बनाने वालों को, उन्हें हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने वालों को दिया जाएगा। और उस मोनेटाइजेशन का जो बड़ा लक्ष्य सरकार ने रखा है उस मोनेटाइजेशन के लक्ष्य से पूरा किया जाएगा। ये प्रक्रिया फिलहाल अपनाई जाएगी। और इसी के साथ जो बाकी और ब्राउनफील्ड एसेट्स हैं, जैसे सड़कों का कुछ हिस्सा बेचना, रेलवेज की ज़मीन के साथ रेलवे के स्टेशनों को प्राइवेटाइज लेवल पर करना, इसमें एक बड़ा अनुभव अभी हाल में हुआ जो बहुत अच्छा नहीं गया, जिस पर हमने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी। वो BSNL MTNL के एसेट्स का सेल था। जो BSNL MTNL की कुछ लैंड एसेट्स और कुछ बंगले और कुछ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज बेचने की कोशिश की थी सरकार ने, उसमें बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली। यानी कि अब देखना ये होगा कि सरकार का ये पूरा प्लान बड़ा है, कंपनी बन गई है, सरकार कैसे इसके पॉकेट्स बनाती है और कैसे इसको सेल लाती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो ये कि इनकी बोलियां कितनी आती, क्योंकि BSNL में भी सर यही था कि बोलियां नहीं आई थी। शुभम, बड़ा दिलचस्प देखना होगा, भारत के रियल एस्टेट बाजार में इससे पहले तक लैंड की शॉर्टेजेस थी। रियल एस्टेट का मार्केट शॉर्टेज का मार्केट था, इसीलिए हम अलग अलग प्रमुख बड़े शहरों के आसपास ज़मीनों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखते थे। अब अगर आप ये माने कि ये करीब जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का जो नंबर है, 13,505 स्क्वायर किलोमीटर का, जो 300 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, 51 केंद्रीय मंत्रालयों के पास जो ज़मीन है, ये जब सप्लाई बाजार में आएगी इतनी लैंड की सेल के लिए, तो भारत के रियल एस्टेट मार्केट में किस तरीके का घटनाक्रम होगा। ऐसा घटनाक्रम, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास, इसकी का कोई अनुभव हमारे पास मौजूद नहीं। कितनी लैंड जब सेल के लिए आएगी तो बाजार में एपेटाइट होगी, बाजार इस लैंड को खरीद पाएगा, किस कीमत पर खरीदेगा, और इसके बाद जो सप्लाई बढ़ेगी उसके बाद रियल एस्टेट प्राइसेस का बाजार में क्या होगा, इसे फिनांस कौन करेगा, कौन से डेवलपर्स इसको लेंगे। क्यों कि यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत का रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 6-7 सालों से अपने सबसे गहरे संकट से में है। खरीदेगा कौन इसको? खरीदेंगे तो वही जिनको कोई इंडस्ट्रियल पार्क बनाने हैं, जिनको इंडस्ट्रियल जोन क्रिएट करने हैं, जिन्हें मकान बनाने हैं, जिन्हें आवास बनाने हैं, ज़मीनों का उपयोग उन्हीं के लिए होने वाला है, या जिन्हें प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो यहाँ से ये सफ़र शुरू होता है। पर आप मान सकते हैं कि सरकारी ज़मीनें बिकने के लिए आने वाली हैं, क्योंकि सरकार को पैसे की ज़रूरत है, और उस पैसे की ज़रूरत पूरी करने के लिए वो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन भले ही ना कर पाए, बीमा कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन भले ही ना कर पाए, पर इन संपत्तियों को बेचने की वो अपने तरफ से भरपूर कोशिश करेगी, और इसीलिए एक नई कंपनी बनाएगी। और ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बेचकर ही सरकार, अगर आपको चुनाव में कोई वादे करती है या सर ये फ्री अनाज जैसी योजना चलाती है, तो पैसा यहीं से शायद जुटाया जाएगा। हाँ, क्योंकि अब अगर हम यहाँ खड़े वहाँ देखें, अगर सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी में बढ़ोतरी को सीमित रखना है तो संसाधनों की व्यवस्था के लिए उन्हें ये सारी चीज़ें करनी होंगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये काम सरकार का विनिवेश कार्यक्रम असफलताओं का पूरा अजायब घर है। इतिहास में भारत में सरकार विनिवेश, अपनी सरकारी संपत्तियों का सही ढंग से, सही कीमत पर, सही समय पर विनिवेश नहीं कर पाई है। LIC के IPO को देख लीजिए, 2 साल हो गया चलते अभी वहीं फंसा हुआ है। तो ये पता नहीं कि कितना सफल होगा, लेकिन पहली बार संगठित रूप से, आधिकारिक रूप से कोशिश शुरू हुई है, जिस पर हमारी निगाह रहेगी। बिल्कुल। और इस सफर के हम चश्मदीद रहेंगे और आप तक इस सफर की हर छोटी बड़ी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। डेटा प्रोटेक्शन बिल पर मची लड़ाई अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि क्यों विरोध हो रहा है यहां पर इस बिल का, ये अंशुमान जी से समझे। उससे पहले आप देखिए मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट। टेक फर्मों की नई आफत, डेटा प्रोटेक्शन बिल पर मची रार अभी थम भी नहीं पाई थी कि नेट न्यूट्रलिटी की बहस एक दफा फिर से उठ खड़ी हुई है। अगर आप कुछ बरस पहले इस मसले पर शुरू हुए बवाल को भूल चुके हैं, तो आपको हम बता देते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये है
कि इंटरनेट पर किसी का भी कब्जा नहीं होना चाहिए, यानी इंटरनेट की आज़ादी रहनी चाहिए ताकि कोई भी इसका गलत फायदा ना उठा सके। खैर, अब बात आ जाती है आखिर ये मसला दोबारा कहां से उठ खड़ा हुआ। तो हुआ ये है कि इस दफा रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम ऑपरेटरों ने इस ठंडे पड़ चुके मसले में आग डाल दी है। इन कंपनियों ने कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स यानी सीडीएन को रेगुलेट करने की मांग की है। सीडीएन का इस्तेमाल ग्लोबल बिग टेक कंपनियां करती हैं, गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसी कंपनियां। सीडीएन के बूते ही ये टेक कंपनियां डेटाबेस्ड खास सर्विसेज को आप तक मुहैया कराती हैं। अब आगे की बात। तो हुआ ये कि 2017 में नेट न्यूट्रलिटी पर ट्राई की सिफारिशों में इन सीडीएन को बाहर रखा गया था। अब जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर चाहते हैं कि इन सिफारिशों की फिर से पड़ताल हो और इन सीडीएन को भी रेगुलेटरी दायरे में लाया जाए। मतलब बड़ी टेक कंपनियों के लिए एक और मुसीबत। गूगल समेत दूसरी टेक्नोलॉजी दिग्गज कंपनियां पहले से ही डेटा प्रोटेक्शन बिल में लाए जा रहे कायदे कानूनों का तोड़ नहीं ढूंढ पा रही हैं। इस बिल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पब्लिशर्स का दर्जा दिया गया है, यानी कंटेंट की पूरी जवाबदेही इन प्लेटफॉर्म्स की होगी। मतलब किसी ने कुछ भी उल्टा सीधा डाला तो कानूनी झंझट झेलेंगी ये कंपनियां। इस बिल में एक मसला इनके सर्वर्स के लोकलाइजेशन का है, यानी भारतीयों का पूरा डेटा भारत में ही स्टोर हो। इस बिल से कंपनियों के पसीने वैसे ही छूटे हुए हैं। खैर, सुना तो अब ये भी जा रहा है कि सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल में कई बदलाव करने जा रही है। बातें तो ये तक आ रही हैं कि सरकार एक तरह से बिल्कुल नया डेटा बिल लाने का प्लान कर रही है। वजह ये बताई गई है कि सरकार देश के उभरते स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को इस कानून के चलते डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। साथ ही उसे लगता है कि डेटा बिल टेक्नोलॉजी में हो रहे उभार और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए। टेक कंपनियों की परेशानी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गूगल और फेसबुक अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर यानी कि एसईसी को अपनी फाइलिंग्स में भी इस बिल पर चिंता जाहिर कर चुकी हैं। टेक कंपनियों के लिए आफत का जैसे कोई अंत ही नहीं। 2 वर्षों से दबा नेट न्यूट्रलिटी का मसला भी निकल आया। तो जहां एक और टेलीकॉम ऑपरेटर इन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स को रेगुलेटरी दायरे में लाना चाहते हैं, वहीं नेस्कॉम और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल जैसे संगठन इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। बस शुरू हो गया बवाल। टेलीकॉम ऑपरेटर ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या आईएसपी भी हैं। टेक कंपनियां अपनी कंटेंट सर्विसेज मुहैया कराने के लिए आईएसपी के साथ गठजोड़ करने के दौर में हैं। नेट न्यूट्रलिटी के बहाने इन्हें शुरुआत से ही काबू में रखने की मंशा टेलीकॉम ऑपरेटरों की है। अब सरकार के लिए भी दोहरी दिक्कत होने वाली है। डेटा बिल वो ला नहीं पा रही और उस पर नेट न्यूट्रलिटी का मसला उभरना उसके लिए एक और सरदर्द जैसा है। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा। सर, आखिर दुनिया भर की कंपनियां इतना विरोध कर क्यों रही हैं? ये बड़ी दिलचस्प लड़ाई होने वाली है शुभम। प्रवीण की रिपोर्ट इस पूरी लड़ाई को आपको समझाने की कोशिश करती है, जो कहीं सरकारी फाइलों के बीच, दफ्तरों के बीच चलने वाली। इसके 3 डायमेंशन हैं। एक डायमेंशन हमने देखा जो नेट न्यूट्रलिटी को लेकर है। यहाँ लड़ाई आपके घर तक सर्विस पहुँचाने वाली और उस सर्विस के जरिए आपको इंटरनेट की सर्च की सुविधा देने वाली 2 समूहों के बीच है। आपके पास इंटरनेट है, लेकिन आप इंटरनेट से कुछ खरीद और अपने ज़रूरत की चीज़ें सर्च तब कर सकते हैं जब आप गूगल पर जाएँ या आप ट्विटर पर जाकर अपना संवाद दें या फेसबुक पर लेकर जाएं। अब आपके पास 2 किस्म के प्रोवाइडर हैं। एक प्रोवाइडर आपसे पैसा लेता है सर्विस का और दूसरा प्रोवाइडर आपको फ्री सर्विस देता है। ये लड़ाई डेटा प्रोटेक्शन बिल की लड़ाई का अगला चरण है। इसके पीछे के 2 चरण और भी हैं जिन पर अभी हम बात करेंगे। यहां कंटेंट सर्विस प्रोवाइडर और चैनल पार्टनर के बीच का झगड़ा है। सरकार को पता नहीं था कि इस तरीके के झगड़े के लिए उसे क्या तैयारी करनी चाहिए। टीआरआई इस पर विचार कर रही है, अभी स्पष्ट नहीं। अब इसमें तीसरा एक और हिस्सा जुड़ेगा जो कंटेंट प्रोवाइडर हैं, जो इंटरनेट के जरिए और मोबाइल नेटवर्क के जरिए अपना कंटेंट देते हैं, जैसे कि इंटरटेनमेंट कंपनियां, जैसे कि न्यूज़ कंपनियां। इनका क्या इस पूरे स्ट्रक्चर में रोल होगा, इसके बारे में भी पता नहीं। ये ग्रे एरिया है, अंधेरा एरिया। इसके पीछे जो दूसरी चीज़ है, पहली बार हमने देखा है शुभम कि दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियां, यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन है ITU, जिसका के सदस्य दुनिया के देश भी हैं और कंपनियां भी हैं, वो भी भारत के डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर बहुत सारे सवाल उठा रही है। और उसमें उनके सवाल उठाने की 2 वजह हैं।
एक वजह ये कि भारत इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए सर्वर लोकलाइजेशन का नियम लाने जा रहा है। यानी गूगल हो या फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो, इन्हें अपने सर्वर भारत के ट्रैफिक के लिए भारत में ही लगाने होंगे और ये सबसे जटिल और विवाद का विषय है। आपको याद होगा कि रिजर्व बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के बीच भी ठीक इसी विषय पर विवाद हुआ था और उनसे कहा गया था कि भारत के ट्रांजैक्शंस को रूट करने वाले सर्वर यहां लगाए जाएं। दूसरी एक और चीज ये कि इस डेटा प्रोटेक्शन बिल में जो क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर है उन्हें भी शामिल किया गया है। यानी भारत से जो डेटा यूरोप में जा रहा होगा या भारत से जो डेटा अमेरिका में जा रहा होगा उसको भी डेटा प्रोटेक्शन बिल के दायरे में लाया जाएगा। हमें याद दिलाना चाहेंगे, हम लोगों ने इकोनॉमिकम में इस पूरे फिनोमेना पर बात की थी जब 2020 में यूरोप की कोर्ट ने इस बात का फैसला किया था और गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी कंपनियों को नए नियमों को मानना पड़ा था। उसका असर हमें भारत के नियामकों की तैयारी पर भी दिखाई दे रहा है। अब दुविधा यहां सरकार की यह है कि भारत का पूरा जो टेक स्टार्टअप और इकोसिस्टम का स्पेस है, उस स्पेस में डेटा ही उनका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। हमारी आपकी जो सूचनाएं उनके पास हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके वो हमें उत्पाद और प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इस डेटा प्रोटेक्शन बिल में अब वो सारे स्टेक होल्डर एक दूसरे से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक रेगुलेटर है सरकार, दूसरी रेगुलेटर है एक रेगुलेटर है सरकार, दूसरे स्टेक होल्डर हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तीसरे स्टेक होल्डर हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, चौथे स्टेक होल्डर हैं फिनांस कंपनियां जो बाकी चीजें कर रही हैं। अभी ये पूरा का पूरा मसला उलझकर इस तरीके की गुत्थी बन गया जिसमें हमें कोई दिशा नहीं दिखाई देती। और दिशा हमें कौन सी देखनी है? इस पूरी बहस में हमारी प्राइवेसी की डिबेट गायब है। राइट। अभी हमारी प्राइवेसी की डिबेट, हमारे सूचनाओं को लेने का अधिकार या सुविधा या छूट किसको है, हमारी आजादियां क्या हैं, इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हो रही। अभी ये पूरा का पूरा डिबेट हमारे डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा इस पर उन लोगों के बीच हो रही है। जिसका डेटा है उससे नहीं पूछा जा रहा है कि वो अपने डेटा को इस्तेमाल होने देना चाहता है भी है कि नहीं है। पर ये बहुत दिलचस्प बहस है, ये इस साल चलेगी। डेटा प्रोटेक्शन बिल के और बहुत सारे आयाम हैं जो हमारे सामने धीमे धीमे खुलते जाएंगे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट भी चर्चा में है जिसके बाद ये सारी बहस शुरू हुई है। ये इस साल का एक बड़ा फ्लेवर होगा चर्चाओं का, जिसमें कई सारी परतें खुलेंगी और हम इसे आपके पास लेकर आते रहेंगे। बिल्कुल, हम आपके पास लेकर आते रहेंगे और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो है सीमेंट कंपनियों से जुड़ी। सीमेंट कंपनियों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। तीसरी तिमाही में बढ़ती लागत की वजह से एसीसी, गुजरात अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सारी दिग्गज कंपनियों के जो मार्जिन है वो 6 से 8% तक घट गए। मार्जिन क्यों घट गए? क्योंकि कोयले की कीमतें जो उनकी उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा रखती हैं उत्पादन लागत में, उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं और दूसरा जो भाड़े हैं वो भी कंपनियों के बढ़ गए हैं। ये जो लागत बढ़ी, ये कंपनियां पूरी तरीके से आगे ग्राहकों को पास ऑन नहीं कर पाई क्योंकि डिमांड नहीं है। ऐसा इस वजह से जो कंपनियों के मार्जिन थे वो लुढ़क रहे हैं। सर, किस ट्रैप में फंस गई ये कंपनियां? मांग है नहीं, लागत बढ़ रही है, पास ऑन कर नहीं सकते, सरकार सबसे बड़ी ग्राहक है, 50% में केवल सरकार है, 50% में बाकी सब हैं। तो आपको क्या लगता है कहां से रास्ता निकलेगा या ये कंपनियां फंस गई हैं ट्रैप में? फिलहाल तो सीमेंट कंपनियां उलझन में फंसी हुई हैं। सीमेंट कंपनियों ने पिछले 2 क्वार्टर में कीमतें बढ़ाई भी हैं, लेकिन अब उनकी कीमतें बढ़ाने से ज़्यादा तेज बढ़ रही है कच्चे माल की कीमत। कोयले की कीमत बढ़ चुकी है उनके लिए, भाड़े भी बढ़ने हैं, माल भाड़े में बढ़ोतरी होगी क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली। इससे पहले उनकी लागत बढ़ चुकी है। यही वो एक किस्म का स्टैग्फ्लेशन का दौर होता है जहां बाजार में मांग नहीं है और कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। सीमेंट कंपनियों की समस्या है कि सीमेंट लगभग वैसी स्थिति है जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की है। सीमेंट के साथ एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है। अगर सीमेंट की कीमत बढ़ेगी तो उसके साथ टाइल्स की कीमत भी बढ़ेगी। टाइल कंपनियां भी इसी दबाव में है कि उनके कच्चे माल की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। ये जिस सेक्टर को सेल करती हैं उसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर आधा हिस्सेदार है। सरकारें अभी अगले 2-3 महीने 4 महीने बाद अपने खर्च शुरू कर पाएंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर शुरू कर पाएंगी। कितना पैसा उनके पास होगा, कितनी परियोजनाएं वो लागू कर पाएंगी, उनके बजट्स का क्या हाल होगा, खासतौर पर सबसे करीब से हमें पता चलेगा राज्य सरकारों के बजट देखकर, जो अब आना शुरू होंगे कि उन्होंने कितना पैसा कैपेक्स में डाला है, वो कितने पुल पुलिया, सड़क, स्कूल, अस्पताल बनवाएंगे जहां इसकी डिमांड होगी। प्राइवेट सेक्टर में जो सीमेंट की आपूर्ति है, खासतौर से बिल्डर कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में, वहां पर अभी डिमांड नहीं है। वहां पर इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा है, वहां पर अनबिके हुए मकानों का इतना बड़ा अंबार है कि उस क्षेत्र से सीमेंट कंपनियों को तत्काल कोई अच्छी डिमांड मिलने की संभावना नहीं। और यही वो ट्रैप है जिसमें वो फंसी हुई हैं कि जितनी भी मांग थोड़ी बहुत बढ़ती दिखाई देती है, उसमें कीमतें बढ़ाने से उस मांग पे और ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। और इस ट्रैप से निकलना भी आसान नहीं होगा क्योंकि डिमांड
ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में आ गई, 2 दिन में आ गई, इसे निकलते समय धीरे 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 लंबा समय लगेगा। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। सर बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। आपसे अगली मुलाकात होगी मनी सेंट्रल में सोमवार को, और उससे पहले रविवार को 11:15 बजे इकोनॉमिकम में। सर इकोनॉमिकम में इस बार क्या खास है? इकोनॉमिकम में आप मिलेंगे इस बार 2 लोगों से, एक है निकोलस और एक डैनियल, और ये 2 बड़े चतुर सयाने निवेशक हैं। ये इस समय दुनिया में कच्चे तेल के बाजार को और बाजार को कैसे देख रहे हैं, और ये आपको कैसे बताएंगे कि कच्चे तेल की कीमत अगले कई महीनों तक $100, 80 से $100 या $100 से ऊपर रह सकती है। इसकी वजह क्या है, तो हम निकोलस और डैनियल की कहानी से जानेंगे कि हम एनर्जी के बाजार में क्या बदलाव हो रहे हैं और कब तक हमें पेट्रोल डीजल की महंगाई झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, तो आप निकोलस और डेनियल से मिलने के लिए आइए 11:15 बजे रविवार को मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर, और शाम को 7 बजे सोमवार को मनी सेंट्रल में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। तेरी का तमाम ये तंबो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है।